साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमरेश ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम से संबंधित स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन या फिर एएलपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, हिमसागर एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो विवेक एक्सप्रेस है वह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, ठीक है। और ये जो विवेक एक्सप्रेस है वह असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक के बीच यह चलता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ चलता है? तो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलता है यह ट्रेन। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। वही बात करें भारत में जो सबसे पहला ट्रेन कब चला था, तो यह चला था आपका 16 अप्रैल, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहाँ से कहाँ के बीच चला था? तो यह मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी को कवर किया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, 1905, 1910, 1955 या फिर 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। और 1905 ईस्वी में उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे वो थे आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारत में बंगाल विभाजन भी हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और रेलवे बोर्ड की बात करें तो रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसको भी याद रखिएगा। और रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान सीईओ और चेयरपर्सन है वो है आपका सतीश कुमार, ठीक है। कौन है? सतीश कुमार। ये सभी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, इटारसी में, मुगल सराय में, कानपुर में या फिर विजयवाड़ा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुगल सराय, ठीक है। और ये मुगल सराय कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। और यूपी का ही जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है वह भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड है। यानी यहाँ पर मालगाड़ी के डिब्बों को रख रखाव और इसका प्रबंधन किया जाता है। और प्रत्येक दिन करीब 1500 प्लस यहाँ पर रेलगाड़ियों का संचालन किया जाता है और प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। तो यह भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करें तो इसका अभी नया नाम हो गया है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। क्या हो गया है? ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इसका अभी नया नाम हो गया है, ठीक है। और ये नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे ये अभी वर्तमान समय में अभी गुजरात के बड़ोदरा शहर में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? गुजरात के बड़ोदरा शहर में, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बड़ोदरा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, हावड़ा जंक्शन, पुरानी दिल्ली या फिर चेन्नई सेंट्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी CST, ठीक है, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वह आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन यानी जो भारत का प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन वह कब चला था? तो यह चला था आपका 1925 ईस्वी में, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 1925, ठीक है। कहाँ से कहाँ के बीच चला था? तो विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला हार्बर के बीच यह चला था। और विक्टोरिया टर्मिनस का वर्तमान नाम है आपका वही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा, 1925। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, किस वर्ष रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया था?
तो ऑप्शन देख लीजिए 2025, 2016, 2017 या फिर 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के बीच रेलवे बजट को आम सामान्य बजट या आम बजट में मिला दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रेलवे बजट का आम बजट में जब विलय हुआ था 2017 ईस्वी में, तो एक समिति के सिफारिश के आधार पर हुआ था और उस समिति का जो नाम है वह है आपका विवेक देवराय समिति। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इंजीनियर श्रीधरन, मनमोहन सिंह, पीयूष गोयल या फिर जॉन मथाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंजीनियर श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर आपका ऑप्शन है जॉन मथाई। तो जॉन मथाई भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर थे, इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, कार्य का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है आपका जूल। ठीक है, जूल, जिसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कार्य का जो फार्मूला होता है यानी W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणे विस्थापन। तो इसको आप याद रखिएगा। वही ऑप्शन में आपका दे रहा है न्यूटन, तो न्यूटन की बात करें तो यह आपका बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, और वाट का बात करें तो यह जो वाट है वह आपका शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, शक्ति यानी पावर का एसआई मात्रक है। वही डाइन की बात करें तो सीजीएस प्रणाली यानी सेंटीग्राम सेकंड में यह आपका डाइन जो है वह बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और कार्य का जो मात्रक है वह है आपका जूल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच देखने को मिलेगा। ठीक है, कि जो ये प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या फिर द्रव्यमान की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी का इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1925 ईस्वी या फिर 1930 में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुआ था वह 1921 ईस्वी में किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुआ था वह 1922 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? तो रखालदास बनर्जी के द्वारा यह खोज हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। तो आपका जो लोथल शहर है वह आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फीमर, टिबिया या फिर कपाल हड्डी। तो अगर मानव शरीर की हड्डी की बात करें तो हड्डी आपका दो प्रकार के होता है, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा होता है अंतः कंकाल तंत्र। और बाह्य कंकाल तंत्र की बात करें तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है यह शरीर के बाहर वाला हिस्सा होता है और इसका जो निर्माण होता है वह इक्टोडर्म परत के द्वारा होता है और यह एक प्रकार की मृत संरचना होती है और इसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं बाह्य कंकाल तंत्र कौन सा है, जैसे बाल हो गया हमारा, ये भी एक प्रकार का कंकाल तंत्र ही है। नाखून हो गया, रोम हो गया, ये सभी आपका बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण है। वही अगर अंतः कंकाल तंत्र की बात करें तो यह शरीर के भीतर होता है और इसका जो निर्माण होता है वह आपका मेसोडर्म परत के द्वारा होता है और यह जीवित संरचना होती है और इसमें रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही हड्डी की बात करें तो मानव शरीर में आपका कुल 206 हड्डियाँ है। ठीक है, कितना है? 206 हड्डियाँ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वही अगर शिशु की बात करें, जब बच्चा मानव भ्रूण में रहता है तो उस समय जो हड्डियों की संख्या होती है वह आपका 300 होती है। ठीक है, वही शिशु अवस्था में 270 होती है इसकी संख्या, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए स्टेपिस,
फीमर, टिबिया या फिर कपाल हड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फीमर, जो कि एक जांघ की हड्डी है, ठीक है। और यह खोखला होता है, यही मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये होता है आपका स्टेपिस, ठीक है। और यह कहाँ की हड्डी है, तो यह कान की हड्डी है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और हड्डी का जो स्टडी है वह आपका क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डी के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, स्कॉर्बिक एसिड, थायमीन या फिर कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन दो तरह का होता है, एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन की बात करो तो बी और सी है। वही वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वह है आपका ए, डी, ई और के होता है, ठीक है। और विटामिन की बात करें तो विटामिन का जो खोज हुआ था वह 1911 ईस्वी में हुआ था, कैसिमर फंक के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कैसिमर फंक के द्वारा विटामिन की खोज हुई थी, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और विटामिन की बात करें तो विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको सहायक आहार भी कहा जाता है। और इससे किसी भी प्रकार की हमें कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। यह एक प्रकार का हमें सहायता करता है, ठीक है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, इसको याद रखिएगा। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की जो कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वह आपका स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है ऑप्शन बी। वही अगर रेटिनॉल की बात करें तो आपका जो रेटिनॉल है वह विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। और थायमीन की बात करें तो थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वह आपका बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। और कैल्सीफेरॉल की बात करें तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन डी का यह रासायनिक नाम है। और इसके कमी से जो रोग होता है वह होता है आपका ऑस्टियोमैलेशिया, यह वयस्कों में होता है। और एक और रोग होता है रिकेट्स, और यह रिकेट्स जो रोग होता है वह बच्चों में होता है विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी की वजह से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वही विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आता है आपका रतौंधी रोग होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह अस्थायी अध्यक्ष थे और इनका चयन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था, ठीक है। वही आपसे पूछ दे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और उनका चयन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थायी के तौर पर चुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि संविधान सभा में उस समय जो सबसे वयस्क व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वही B.R. अम्बेडकर की बात करें तो B.R. अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या उनका पिता कहा जाता है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और सरदार पटेल की बात करें तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सरदार पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फिर कनाडा। जब हमारे देश का संविधान का निर्माण हो रहा था तो उससे पहले हमारे जो देश के महान लोग थे, व्यक्ति थे जिनको संविधान का निर्माण करना था, वह अन्य देशों के संविधानों को पढ़ा और अपने भारत के अकॉर्डिंग
उसको एडॉप्ट किया, ठीक है। तो उसी क्रम में ये जो मौलिक अधिकार है यानी FR, ठीक है, FR यानी फंडामेंटल राइट्स है, वह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, एम्पियर या फिर कैंडेला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि, इसकी जो तीव्रता है वह मापने की जो इकाई है वह है आपका डेसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर एडिसन ने? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह आपका न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके बीच है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? 6.4, 4.8, 7.4 या फिर 8.2? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, रक्त का जो पीएच मान होता है वह आपका 7.4 होता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर याद भी रख सकते हैं। और आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि ये जो टोटल 19 हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इन 19 क्वेश्चन में आपका जो टोटल राइट आंसर हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा और बताइएगा। और फिर आपको यदि ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।